आज हम एक बहुत ही दमदार और परेशान करने वाली स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है डेड एयर। हाँ, और इसे एक कहानी की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी गोपनीय केस फाइल या एक ठंडे दबे हुए इकबाल नामे जैसा लगता है। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट किसी एक घटना के बारे में नहीं है। ये धीरे धीरे जहर की तरह फैलने वाले एक एहसास के बारे में है। और आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्री इमरजेंसी हेल्पलाइन ऑपरेटर के साथ क्या होता है जब उसकी दी हुई एक ही सलाह बार बार मौत का कारण बनने लगती है। और ये सब एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू होता है जो एक कॉलर रात के 3:12 पर पूछता है, अगर मैं चुप रहा तो क्या मैं बच जाऊंगा? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक व्यक्ति के अपराधबोध के बारे में नहीं है। ये उस सिस्टम पर एक टिप्पणी है जो स्थिरता बनाए रखने के लिए चुप्पी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति को बिना कोई सीधा अपराध किए एक बहुत बड़े नैतिक अपराध में भागीदार बना दिया जाता है। तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट का जो नरेटर है वो आखिर काम क्या करता है? वो एक प्री इमरजेंसी हेल्पलाइन पर काम करता है। ये नाम ही अपने आप में अजीब है, प्री इमरजेंसी। हाँ, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो इमरजेंसी में तो हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मदद के लिए पुकारा नहीं है। ये वो लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं पर शायद बोलने के नतीजों से डर रहे हैं। तो वो एक तरह से सच बोलने से पहले इजाजत मांग रहे हैं। हाँ, इजाजत बिल्कुल सही शब्द है। और उन्हें इजाजत नहीं मिलती। उन्हें एक ही सलाह दी जाती है जो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, एक ठंडा तय किया हुआ जवाब। अगर आप सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं तो सुरक्षित रहने के लिए चुप रहना बेहतर होता है। ये सुनने में तो एक सलाह लगती है पर ये उससे कहीं ज्यादा है ना? निर्देश है जिसे सलाह का चोला पहनाया गया है। अच्छा। इसमें एक वादा छिपा है सुरक्षा का। सिस्टम का मानना है कि चुप रहना कभी-कभी जिंदा रहने का सबसे व्यावहारिक तरीका होता है। मतलब नैतिकता या सही गलत के लिए कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं। ये एक ठंडा कैलकुलेटेड तर्क है। तो ये तो व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त करने जैसा हुआ। जैसे सिस्टम कह रहा हो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सुरक्षा है। बिल्कुल। और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। ये उसे एक पल के लिए राहत देता है, लेकिन असल में उसे सिस्टम के एक बड़े अनदेखे खेल का हिस्सा बना रहा होता है। तो ये मदद नहीं है। ये मदद की तरह दिखता है, पर असल में ये एक आदेश है जिसका पालन करने के लिए कॉलर मजबूर हो जाता है। और नरेटर मतलब वो शुरुआत में इस पर सवाल नहीं उठाता, वो इसे अपनी नौकरी का एक हिस्सा मानता है। लेकिन फिर पहली कॉल आती है, वही रात 3:30-12 बजे वाली। एक आदमी घबराई हुई आवाज में चुप रहने के बारे में पूछता है और अगले दिन उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। और नरेटर को उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है। हाँ, एक अजीब सा एहसास होता है पर वो इसे नजरअंदाज कर देता है। और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ये सोचना कि मेरे दिए गए एक वाक्य से किसी की जान चली गई, ये बोझ उठाना लगभग नामुमकिन है। तो दिमाग आसान रास्ता चुनता है। हाँ, इसे एक संयोग मान लो, बात खत्म। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कुछ दिनों बाद एक और कॉल आती है, इस बार एक थकी हुई औरत की आवाज। वो कहती है, मैंने कुछ देखा है, अगर मैं बोलूंगी तो वो मुझे ढूंढ लेंगे। और नरेटर उसे वही स्क्रिप्ट वाली सलाह देता है। हाँ, बिल्कुल वही। अगर आप सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं तो चुप रहना सुरक्षित होता है। और नतीजा? अगली शाम उस औरत के फ्लैट में एक गैस लीक हो जाता है। स्क्रिप्ट में इस बात पे जोर दिया गया है कि गैस लीक सिर्फ उसी के फ्लैट में हुआ था। अच्छा। नरेटर इसे भी एक संयोग मानकर टालने की कोशिश करता है। वो खुद कहता है, इंसान संयोग पर ही जीता है। लेकिन क्या कोई सच में इसे सिर्फ एक संयोग मान सकता है? 2 बार एक ही पैटर्न। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब इंसान के मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र में छिपा है। मतलब डिनायल में। हाँ, एक तरह का डिनाइल। जब हमारी किसी छोटी सी हरकत का नतीजा इतना बड़ा और खौफनाक हो तो हमारा मन उन दोनों को जोड़ने से इनकार कर देता है। वो इसे संयोग, किस्मत या किसी और चीज का नाम दे देता है, क्योंकि ये स्वीकार करना कि हमारी सलाह से किसी की मौत हो गई, ये असहनीय है। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। लेकिन ये बचाव तंत्र ज्यादा देर तक काम नहीं करता। नहीं करता। जब तीसरी घटना होती है तब पैटर्न इतना साफ हो जाता है कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। स्क्रिप्ट में लिखा है, 3 कॉल्स, 3 लाशें और एक ही सवाल, अगर मैं चुप रहा तो क्या बच जाऊंगा? हाँ,
और हर बार नैरेटर का जवाब भी वही था। अब इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। अब ये एक पैटर्न है, एक नतीजा है, और अब नैरेटर को ये मानना ही पड़ेगा कि उसकी आवाज, उसकी सलाह इन मौतों से जुड़ी हुई है। और इसी एहसास के बाद वो कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो एक रात ऑफिस में रुकता है और पुराने कॉल लॉग्स खंगालना शुरू करता है। उसे एक प्रतिबंधित आंतरिक फोल्डर मिलता है जिसका नाम ही बहुत कुछ कह देता है, डेड एयर। डेड एयर। रेडियो की दुनिया में इसका मतलब होता है खामोशी, जब कुछ भी प्रसारित नहीं हो रहा हो। और यहाँ इसका मतलब है वो आवाजें जिन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। बिल्कुल। उस फोल्डर के अंदर कोई नाम नहीं थे, सिर्फ तारीखें और केस नंबर। और हर फाइल के अंत में एक ही नोट लिखा था, एक क्लिनिकल ठंडी भाषा में, कॉलर को चुप्पी बनाए रखने की सलाह दी गई। कॉलर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। हाँ, ये पढ़कर मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सलाह दी गई जैसे ये कोई मामूली रोजमर्रा का काम हो। यहाँ भाषा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुप्पी बनाए रखना यानी मेंटेन साइलेंस, ये किसी मेडिकल प्रक्रिया जैसा लगता है। जैसे किसी मरीज को मेंटेन ऑन लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है। मेंटेन शब्द का इस्तेमाल इसे एक निरंतर चलने वाली क्रिया बना देता है। यानी ये किसी की आवाज दबाने के क्रूर काम को एक ठंडे क्लिनिकल निर्देश में बदल देता है। हाँ, ताकि जो ये निर्देश दे रहा है उसे अपराध बोध महसूस न हो। ये सिस्टम की भाषा है, इंसानियत की नहीं। बिल्कुल, ये भाषा उस काम की भयावहता को कम कर देती है। ये उसे एक प्रोसीजर बना देती है, एक चेकलिस्ट का हिस्सा। कॉलर को सलाह दी गई, काम खत्म। और इसी भाषा के बोझ के साथ नैरेटर अपना काम करता रहता है, जब तक कि एक ऐसी कॉल नहीं आती जो सब कुछ बदल देती है। ये स्क्रिप्ट का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। उसे एक 12 साल के लड़के का फोन आता है। उसकी आवाज में डर साफ महसूस होता है। अच्छा। वो कहता है, अंकल, मैंने पापा को कुछ करते देखा। अगर मैं बोलूंगा तो मम्मी को मार देंगे। अब नैरेटर एक ऐसी स्थिति में है जहां उसके सामने एक बच्चा है। अब तक वो अनजान लोगों से बात कर रहा था, लेकिन एक बच्चे की आवाज चीजों को बदल देती है। हाँ, इस बार स्क्रिप्ट दोहराते हुए उसकी आवाज कांप जाती है। वो रुक जाता है। वो सिस्टम के नियम को तोड़ने की हिम्मत तो नहीं करता, लेकिन उसे थोड़ा बदलने की कोशिश करता है। क्या करता है वो? वो कहता है, तुम्हारा काम बोलना नहीं है, तुम्हारा काम सेफ रहना है। वो जानबूझकर चुप रहने की जगह सुरक्षित रहने पर जोर देता है। उसे लगता है कि शब्दों के इस छोटे से बदलाव से वो उस बच्चे को बचा लेगा। शायद ये एक हताश कोशिश है। वो नियम के दायरे में रह के ही उसे तोड़ना चाहता है। वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो अब भी किसी की मदद कर सकता है। लेकिन 2 दिन बाद खबर आती है, एक घरेलू दुर्घटना में सिर्फ उस लड़के की मौत हो गई। सिर्फ लड़के की? हाँ। और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जहां नैरेटर का आखिरी भ्रम भी टूट जाता है। उसकी बदली हुई सलाह, जिसका मकसद लड़के को बचाना था, शायद उसी की मौत का कारण बन गई। यहाँ उसे ये एहसास होता है कि इस सिस्टम में सुरक्षित रहने का मतलब हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। कभी कभी सिस्टम के लिए किसी का चुप रहना ही उसकी सुरक्षा है, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। और अब उसकी मिली भगत सिर्फ एक शक नहीं, एक ठोस सच्चाई बन जाती है। उसने एक चुनाव किया था और वो चुनाव गलत साबित हुआ। इस घटना के बाद नैरेटर का खुद से सामना होता है। वो सवाल करता है, मैं क्या हूं? पुलिस नहीं, जज नहीं, हत्यारा भी नहीं। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो बस लोगों को चुप रहना सिखाता है, और कभी-कभी चुप कराना मारने से ज्यादा आसान और साफ सुथरा काम होता है। ये एक भयानक एहसास है, क्योंकि ये उसे जिम्मेदारी के सीधे बोझ से बचाता है। एक हत्यारा सीधे तौर पर जान लेता है, लेकिन नरेटर की भूमिका वो अप्रत्यक्ष है। वो बस एक प्रक्रिया का पालन कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि उस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम मौत है। इसके बाद उसे एक बहुत ही अजीब कॉल आती है। फोन पर कोई कुछ नहीं बोलता, बस सांस लेने की आवाज आती है। खामोशी। अच्छा। फिर एक जानी पहचानी आवाज पूछती है, तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो? और वो आवाज, वो नरेटर की अपनी ही आवाज थी। तो ये क्या था? उसका ज़मीर जो उसे फोन कर रहा था, या शायद सिस्टम ही उसे जांच रहा था? ये दोनों हो सकता है। ये उसका अपना अपराध बोध हो सकता है जो अब उसे आवाज बनकर सुनाई दे रहा है, या ये सिस्टम का एक तरीका हो सकता है ये परखने का कि क्या वो टूटने वाला है, क्या वो अब सिस्टम के लिए खतरा बन गया है। और इसका जवाब अगली सुबह मिलता है।
जब उसे ऑफिस बुलाया जाता है, उसे लगता है कि उसे सजा मिलेगी, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, वहां उसे सजा नहीं बल्कि उसकी अपनी फाइल दी जाती है, ठीक वैसी ही फाइल जैसी डेड एयर फोल्डर में थी। और उस फाइल के अंदर क्या लिखा था? सिर्फ 3 लाइनें। सब्जेक्ट आज्ञाकारी है, विवेक बरकरार है, जोखिम न्यूनतम है। सब्जेक्ट इज कंप्लायंट, कॉन्शियंस इंटैक्ट, रिस्क मिनिमल। हाँ, और यहीं पूरा सच सामने आता है। ये हेल्पलाइन लोगों को बचाने के लिए थी ही नहीं, तो फिर किस लिए थी? ये अपराध के आंकड़ों को नियंत्रित रखने के लिए थी, ताकि केस कम दर्ज हों और सिस्टम स्मूथ चलता रहे। हाँ, हर कॉल जिसे चुप करा दिया जाता है वो एक केस है जो कभी फाइल ही नहीं होगा। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है, विवेक बरकरार है, जोखिम न्यूनतम है। इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टम तो चाहता होगा कि उसके कर्मचारी बिना सोचे समझे काम करें। नहीं, यही सिस्टम की सबसे बड़ी चालाकी है। नरेटर एक आदर्श कर्मचारी था क्योंकि उसका अपराध बोध उसे नियंत्रण में रखता था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सिस्टम के लिए खतरा बन जाए। मतलब? उसका विवेक, जिसे वो अपना बोध समझ रहा था, सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच था। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? सिस्टम जानता है कि वो अपराध बोध महसूस करता है और यही अपराध बोध उसे लाइन में रखेगा। बिल्कुल। वो कभी बोलेगा नहीं क्योंकि वो खुद को भी अपराधी मानता है, वो इस अपराध में भागीदार है। सिस्टम ने उसके विवेक को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना दिया है। अच्छा। अगर उसका विवेक मर गया होता तो शायद वो लापरवाह हो जाता, शायद वो बोल पड़ता। लेकिन क्योंकि उसका विवेक जिंदा है, वो हमेशा डरा रहेगा, चुप रहेगा। कॉन्शियंस इंटैक्ट, रिस्क मिनिमल। ये सिस्टम की जीत है। स्क्रिप्ट के अंत में नरेटर इस सच को स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन जब भी कोई बोलना चाहता था, उसने उसे चुप रहना सिखाया। और वो आज भी वही काम करता है, वही सलाह देता है। वो सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है, पूरी तरह से। वो एक अंतिम परेशान करने वाली बात कहता है, बोलना हर किसी के बस का नहीं होता। ये एक स्वीकारोक्ति भी है और शायद हम सबके लिए एक चेतावनी भी। हाँ, ये स्क्रिप्ट एक काल्पनिक चरम पर पहुंचे हुए सिस्टम की कहानी बताती है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से सिस्टम्स हैं, सामाजिक, पेशेवर या व्यक्तिगत, जहां हम सुरक्षित रहने के लिए या सुविधा के लिए खुद चुप रहना चुनते हैं। ऑफिस में गलत होते देखकर, समाज में किसी अन्याय पर, या परिवार में किसी मुश्किल मुद्दे पर, हम सब कभी न कभी नरेटर की तरह ये चुनाव करते हैं। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, हमारी चुनी हुई चुप्पी हमें कब किसी बड़ी अनदेखी समस्या में भागीदार बना देती है। हम कब नरेटर की तरह ये मानने लगते हैं कि चुप रहना ही सुरक्षित रहना है, और ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी चुप्पी की कीमत किसी की जिंदगी से भी ज्यादा हो सकती है।